बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास के स्टूडेंट्स का पेडल बोर्ड का नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। एक तो इसका कोर्स भी इस साल जो है बुक रिवाइज़ हुई है तो थोड़ा ज़्यादा है और फर्स्ट टाइम आप लोग केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होते हैं तो उसका भी एक एडेड प्रेशर होता है। मैथमेटिक्स का थोड़ा-सा पेपर डिफ़िकल्ट था, तो उम्मीद है इंशाल्लाह केमिस्ट्री का इतना डिफ़िकल्ट होगा नहीं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका एमसीक्यू होता है पेपर के अंदर। एमसीक्यू अगर आप सही तरह अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है बाकी सब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आपकी जो बुक में तमाम चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ का ना सिर्फ सॉल्यूशन बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ-साथ ब्रीफ सी बताऊँगा मैं इस वीडियो में। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 व्हिच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक के अलावा सब कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। व्हिच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइज़न्ड बाय सॉइल। तो इसको देख के ये लगता है कि ये जियो होगा, लेकिन सॉइल से इसको जियोकेमिस्ट्री नहीं समझ लेना, ठीक है? ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है बिकॉज़ इट इज़ डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर। वाटर एनवायरनमेंट वाटर और एनवायरनमेंट में आते हैं। Which area of chemistry improves to gauge the behavior of pollutants and develop techniques for pollution control? तो pollution control के लिए environmental chemistry होती है। The branch of chemistry that helps to treat diseases organic and to synthesize new medicine. तो synthesize new medicine करने में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी डिटेल में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच यूज़ होती है सिंथेसाइज करने के लिए न्यू मेडिसिन। The branch of science which helps to understand chemical products and processes that reduce the use of hazardous substance. तो hazardous substance को रिडक्शन जो हमने पढ़नी होती है, वो ये हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो टाइट्रेशन के जरिए हम जो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न्ड विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। द लार्ज स्केल का मतलब यही इंडस्ट्री में काम हो रहा होगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, ये नाम से ही ज़ाहिर है पॉलीमर्स को पॉलीमर्स केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। ये चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, उसके एमसीक्यूज़ हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर ऑफ कोर्स। फॉलोइंग आर स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल ऑफ दीज़ ये होते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय। मैक्रोस्कोपिक हैं तो वो नेकेड आई से विजुअलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्हें। नंबर 4 इज़ मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय बोथ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बोथ का नाम ही बता रहा है कि दोनों से बता सकते हैं, मैटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन केमिकली। तो केमिकल कॉम्बिनेशन हमेशा कंपाउंड के अंदर होता है। एटम तो होता ही अकेला एलिमेंट भी, और सॉल्यूशन जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन ही फिजिकल कॉम्बिनेशन है इस वजह। नेक्स्ट चैप्टर है जी, इसका पहला एमसीक्यू है क्लोरीन हैज़ टू आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव। अच्छा, आइसोटोप्स में प्रोटॉन नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। तो सेम मास नंबर ये तो रॉन्ग है, सेम नंबर न्यूट्रॉन भी रॉन्ग है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ठीक होगा क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है मास नंबर है नीचे एटॉमिक नंबर है, तो 27 में से आप 13 माइनस करेंगे तो 14 आंसर आएगा इसका। विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल्स, तो ये कोबाल्ट 60 होता है, यूजेज द आइसोटोप्स में लिखा हुआ है ये। एम शेल है सब शेल्स, तो के एल और एम ये 3 शेल्स होते हैं, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो जो शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल्स होते हैं। तो के अंदर 2 सब शेल्स होंगे, एल के सॉरी के अंदर 1 सब शेल होगा, एल के अंदर 2 सब शेल्स होंगे, एम के अंदर 3 सब शेल्स होंगे। तो जिसके अंदर 2 हैं ये तो ऑप्शन है ही नहीं ठीक। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है 3s 3p और 3d, ये करेक्ट होगा। अ सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स s में होते हैं 2, p में होते हैं 6, s p और उसके बाद d होता है और फिर उसके बाद f होता है, d में 10 और f में 14 होते हैं। तो ये होता है p जिसके अंदर आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सोडियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, ये इसकी कन्फिग्रेशन होगी। टोटल 11 कंप्लीट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स।
दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ये करेक्ट है. दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी करेक्ट है. दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी करेक्ट है. दे हैव द सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम उनकी नहीं होती, बिकॉज आइसोटोप्स जो हैं उनका मास नंबर डिफरेंट होता है. और लास्ट वन है विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम का U-235 यूज़ होता है सिर्फ. प्राइमरी आइसोटोप यही है. चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. पहला एमसीक्यू है नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल. तो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 7 होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पी करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो ग्रुप 1 वाले जो होते हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं, 1A वाले, और जो 2A वाले हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 8th A ग्रुप. तो 8th A के अंदर जो होगा वो नोबल गैस ही होगी, तो वो जीनॉन है. मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हाउ मेनी ग्रुप्स. मेन ग्रुप वाले वो ए वाले होते हैं, तो वो 8th A तक है, तो इसलिए वो 8 ग्रुप्स में अरेंज हुए हैं. पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2730. तो पीरियड नंबर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स से पता चलता है. नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, तो इसका अटोमिक नंबर है 13. तो 13 की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2, 8 और 3 है, तो तीसरे शेल में जाकर इसकी कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है. या 1s2 2s2 वाली भी कर लें तो 3 पर जाकर ये कंप्लीट होगी. तो इसका मतलब है इसमें इसका पीरियड नंबर जो है वो 3 होगा. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट M, एटॉमिक नंबर 14. तो 14 की क्या होगी, 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6 होगा. ये हो गया जी 10, और उसके बाद 2p6 के बाद 3s2, और उसके बाद 3p2 आएगा. तो इसकी हमने लिखनी है सिर्फ वैलेंस की. तो वैलेंस की ये दोनों है 3s2 और 3p2, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट. तो शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड याद रखना है. डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट हमेशा इंक्रीज करता है. तो ये एक ही ग्रुप के अंदर है, लेकिन रुबिडियम सबसे नीचे है, तो इसलिए इनमें नीचे है, तो इसलिए रुबिडियम का एटॉमिक शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा. नंबर 8 है जी, एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस अ पीरियड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो अक्रॉस अ पीरियड शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड है, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. लेफ्ट टू राइट से ही राइट टू लेफ्ट है. लेकिन इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा होती है बिकॉज़ उनके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन. तो राइट से लेफ्ट आते हुए ज़ाहिर है वो जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ होगा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में राइट टू लेफ्ट आते हुए डिक्रीज़ होना चाहिए. तो इट डज़ नॉट इंक्रीज़, तो वहाँ पे ट्रू बैठता है. तो इट कैन बी आइदर ऑफ द टू, लेकिन आई विल गो विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और नंबर 9 है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स. क्योंकि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, और इसकी रीज़न क्या है, तो 1A में अगर एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट 2A में है, तो बेसिकली आप अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं. अक्रॉस द पीरियड क्या चीज़ होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी. बिल्कुल ये करेक्ट है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है. और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर शेल. तो हाई का मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए. 1A वालों को कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और 2A में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ लेस रिएक्टिव. और आगे रिलेटिवली ग्रेटर एटॉमिक साइज़ तो कम होता है अक्रॉस द पीरियड. सिमिलर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ये है ही गलत. ग्रुप नंबर की वजह से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है. और डिक्रीज़ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है बिकॉज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं. तो इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा. नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल फॉर्म एन आयन ऑफ चार्ज -2. -2 वो फॉर्म करेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसके एटॉमिक नंबर से ही हम डिसाइड करेंगे क्या कौन गेन कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अ, एटॉमिक नंबर 12 का मतलब क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 2. अगर मैं एएलएम के हिसाब से देखूँ, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लूप्स करेगा, तो एक करेक्ट हो सकता है. 8 का मतलब क्या है, 2 और 6, तो ये कर सकता है, ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसका चार्ज -2 ही होगा, ये सी करेक्ट होगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स कैन विल नॉट फॉर्म केटाइन्स और एनाइन्स. क्योंकि नोबल गैसेज़ होती हैं, वो केटाइन्स और एनाइन्स फॉर्म नहीं करती. नोबल गैसेज़ में क्या होगा, 2, 8 और 8 यानी 18, जिसके एटॉमिक नंबर 18 होगा वो नोबल गैस.
विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स विल फॉर्म केटाइंस, अब इनमें से केटाइंस कौन फॉर्म करेंगे, तो एक कोई फॉर्म करेगा। तो एटॉमिक नंबर 20 वैसे कैल्शियम का इंटरसेप्ट बात है, कैल्शियम जब वो केटाइन ही फॉर्म करता है, लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखना भी चाहते हैं तो इसकी जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। या अगर केएलएम के हिसाब से देखें तो 2 पहले में, 8 दूसरे में, फिर 8 तीसरे में और उसके बाद 2 बचते हैं। तो ये केटाइन फॉर्म करेगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स ओबे डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल जो है वो कौन ओबे करेगा, जो कि आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल का जो है वो में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंट्रीब्यूट होंगे। वैसे आई थिंक इसमें ये F2 2 दफ़ा दे दिया है, इनमें से एक हाइड्रोजन होना चाहिए था। हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है, तो इसको मैं H2 करके ऑप्शन बी करेक्ट कर देता हूँ। बाकी सब ऑपरेट रूल को ही ओबे करते हैं। सिलिकॉन बिलॉन्ग्स टू ग्रुप 4a, इट हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके ज़रा 4 इलेक्ट्रॉन। Phosphorus belongs to third period of group 5a. How many electron it needs to complete its valence shell? तो चूंकि ये थर्ड पीरियड में है, इसका मतलब है इसके पास के एल और एम एम इसका तीसरा जो है वो शेल वो होगा। और ग्रुप 5 है तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स ताकि 8 उसके पूरे हो जाएं। इन द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 एल्यूमिनियम एटम लूजेस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो AlF3 का मतलब ये है कि ये ऐसे यूँ समझने कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो +3 हो, F की -1 हो। जब आप कंबाइन करके लिखते हैं तो क्रॉस में लिखते हैं वैलेंसीज़। यानी एल्यूमिनियम की जो ऊपर चार्ज है, वैलेंसी है, इसको F के नीचे यहाँ पे आपने, और F3 का एक और मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर 1 एल्यूमीनियम का एटम होगा और 3 फ्लोरीन के एटम होंगे। तो बेसिकली एल्यूमीनियम इन तीनों को एक-एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो एल्यूमीनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। नेक्स्ट है जी नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ Na2S? ईच सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। तो Na2 का मतलब यही है कि 2 सोडियम एटम्स है, दोनों एक-एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है। सोडियम फॉर्म्स केटाइन्स, ये भी ठीक है। सल्फर फॉर्म्स एनाइन्स, ये भी ठीक है। ईच सल्फर एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं है, Na2 का मतलब है 2 सोडियम है और 1 सल्फर है। वो जो 1 सल्फर है वो दोनों सोडियम से एक-एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ईच सल्फर एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये पूछा गया था कि कौन-सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। आइडेंटिफाई द कोवैलेंट कंपाउंड, तो कोवैलेंट कंपाउंड वाटर है इसके अंदर, बाकी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, आयनिक। ये इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा-सा मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, साइज़ बड़ा कर देता हूँ। व्हिच व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ CuSO4.5H2O? तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉपर का गिवन है 63.5, तो 63.5 में आपने प्लस करना है सल्फर 32 और इसमें प्लस करना है ऑक्सीजन 4 टाइम्स, तो 16 टाइम्स 4 करके तो आ जाएगा 64, और 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के, तो एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसका होता है 18, तो 5 टाइम्स 18 रखते हैं, H2 16 प्लस हाँ 18 होता है। तो इस सब को आप एड अप करेंगे तो यू शुड गेट लाइक टू 49.5 ही होगा इसका करेक्ट। अच्छा जी, अब कंपाउंड विथ केमिकल फॉर्मूला Na2CX3 हैज़ फॉर्मूला मास 106 AMU, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट X इज़। तो फॉर्मूला मास है 106 AMU। फॉर्मूला मास का मतलब ये है कि सबके मासेस का सम करते हैं तो वो 106 के इक्वल आएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स सोडियम का मास लिखेंगे प्लस कार्बन का मास लिखेंगे प्लस 3 टाइम्स X लिख देंगे और उसको इक्वल टू 106 कर देंगे। ठीक है जी? इसको इक्वेशन को फिर आपने सॉल्व करना है और इसमें से X की वैल्यू निकालनी है। तो सोडियम का होता है जी 23, तो 2 टाइम्स 23 करें और कार्बन का 12 होता है, तो ये हो जाएगा 46। 46 में आप 12 प्लस कर दें और इसको 106 में से माइनस कर दें और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ये इस इन दोनों का सम करें और उसको 106 में से माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 48 और फिर x को निकालने के लिए 48 को 3 से डिवाइड करें, 16 आ जाएगा। इसलिए इसका 16 करेक्ट है। नंबर 3 है जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली बात ये है, मॉलिक्यूल्स का जिक्र हो रहा है, तो आपने दो किस्म की कैलकुलेशन पढ़ी है, एक मोल मास और एक मोल पार्टिकल। तो ये मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N ओवर एवोगैड्रोस नंबर Na। अच्छा, अब
हाउ मनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। पहले ये देखेंगे कि 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन के एक एटम का मैस है या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैस है। तो एक एटम का मैस 16 होता है ना, तो एक मॉलिक्यूल तो O2 होता है, उसका मैस कितना होगा, उसका मैस होगा 32 ग्राम्स। तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका मैस होता है 32 ग्राम्स। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि आधा मोल है, हाफ मोल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0.5। वट इज़ द मैस ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगेन हाइड्रोजन गैस है H2 और उसके 4 मोल्स हों तो एक मोल का मैस होता है 1.002। ये ऑक्सीजन के एक हाइड्रोजन के एक एटम का मैस होता है। तो जब एटम के बजाय मॉलिक्यूल होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अगेन इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मैस। तो मैस फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मोल्स हैं तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.008 को, तो ये हो जाएगा 8.064। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आपको मोलेक्युलर मैस चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 32 तो 44 ग्राम्स। इसका मतलब है कि 44 ग्राम्स में एक मोल है और एक मोल का मैस बताना है। तो एक मोल का मैस मोलर मैस ही होता है और वो 12 ग्राम्स है। उसमें कार्बन का 12 ग्राम्स मैस है। विच टर्म इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। दोनों में मॉलिक्यूल्स सेम होंगे क्योंकि ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है और वाटर का भी मॉलिक्यूल होता है, तो दोनों में एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट नंबर 7, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स X एटम्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे देखिए एक मोल ऑफ कार्बन जो है उसके पास एटम्स हैं, X एटम्स हैं, तो रेशो निकाल ली मोल्स और एटम्स की। तो अगर आपके पास 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम है, जबकि आपको पता है कि मैग्नीशियम का मैस जो होता है, मॉलिक्यूलर मैस जो होता है मैग्नीशियम का, वो तो है 24 ग्राम्स। तो 12 ग्राम का मतलब ये क्या है कि आधा मोल है। आधा मोल के अंदर जो एटम्स होंगे वो कार्बन के X हैं, तो आधे मोल्स के अंदर आधे एटम्स होंगे, यानी 0.5 इंटू X होंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का, इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड। अब नाइट्रोजन एटम रिड्यूस उस वक्त होगा जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो जाएगा, या रिड्यूस उस वक्त होगा जब ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो पहले भी तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, N2 से NO हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। N2 से NO2 यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, N2 से NH3 ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जो है वो होता है, अगर ऑक्सीडेशन को पहले लिखूं और फिर रिडक्शन के लिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने। ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अब ने यहाँ रिडक्शन देखना है, सॉरी मैं ऑक्सीडेशन इसको पढ़ रहा था। रिडक्शन अगर देखनी है तो इनमें से देखते हैं ना कौन सा वाला है। तो फर्स्ट वाले में N2 से NO है तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये भी ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, N2 से NH3 तो H ऐड हो रहा है इसमें, तो हाइड्रोजन का ऐड होना जो है ये रिडक्शन ही कहलाता है, N2 से NH3। वैसे अगर मैं इसको लास्ट वाले पैरामीटर पे भी देखूँ, यानी N2 से NH3 में कन्वर्जन के लिए देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की हो जाएगी +3, तो नाइट्रोजन की हो जाएगी -3। तो 0 से -3, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ये रिड्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका इसलिए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब अगेन यही पैरामीटर रखे सामने, इसलिए मैंने इसको एक ही दफ़ा लिख दिया। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल टू क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन बनता है Cl2 से Cl-1। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन देखी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन -1 है, तो ये रिड्यूस हो रहा है।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो रिडक्शन है, तो इसलिए अब पहला ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा देखिए, सिल्वर एटम से सिल्वर आयन, तो सिल्वर होता है Ag, तो Ag से Ag+2 हो जाएगा, तो सिल्वर एटम है Ag और Ag से वो हो जाएगा Ag+2। अब यहाँ पे 0 है इसका चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे +2 हो गया, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू ऑक्साइड आइंस, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 है, O2 से O-2 हो जाएगा, अगेन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है। और आयरन 3 से आयरन 2, तो Fe3 से +3 से Fe+2, तो 3 से 2 में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का नंबर कम होता है तो वो रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये किसी की बुक के ऊपर डी हुआ हुआ था, तो ये गलत है, बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे रिडक्शन पता नहीं है किसकी है। सबसे पहले जो फ्री स्टेट में होता है उसके ऊपर 0 लिखते हैं, H2 के ऊपर 0 लिखते हैं, Zn के ऊपर 0 लिखते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है -2, तो Zn का हो जाएगा +2, और इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन का हो जाएगा +2। तो रिड्यूस वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो Zn देखिए +2 था Zn, और वो +2 से 0 हो गया, तो +2 से 0 का मतलब क्या है कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ZnO को विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिड्यूस, तो एलिमेंट तो Zn है, वैसे ZnO पूरा कंपाउंड हुआ है, लेकिन एलिमेंट की बात करें तो वो Zn है, जिंक है। Consider the following reaction H2S plus Cl2 that changes into 2HCl plus S. In this reaction H2S behaves as, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, उसको डिसाइड करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, देखें H2S प्लस Cl2 चेंजेस इनटू 2HCl प्लस S। तो जो फ्री स्टेट में है उसके ऊपर पहले से 0 लिख दें, इधर 0 इधर 0 लिखते हैं। उसके बाद H2S, तो H का होता है +2 और S का होगा ज़रा -2। इस तरह यहाँ पे H का +1 हो जाएगा और Cl का -1 हो जाएगा। अब अगर आप क्लोरीन को देखें तो 0 से -1, तो ये रिड्यूस्ड हो गया है, ये रिड्यूस हो गया क्लोरीन। जो रिड्यूस होता है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा, तो क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो ज़रा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2S क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वैसे H2S को भी डायरेक्ट हम डिसाइड कर सकते थे, लेकिन एक को डिसाइड कर दिया तो दूसरा ज़रा उसका उलट ही होगा। जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7, तो इसको भी देखें कैसे करते हैं, K2Cr2O7, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है Cr की छोड़ के, तो K की होती है प्लस, तो 2 इंटू +1, इसको 2 इंटू एक्स कर देते हैं, और O का क्या होगा 7 इंटू -2, सबका सम इक्वल टू होता है 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -14 और 2 ऐड हो जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, तो 2x -12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, +6, तो इसका आंसर होगा +6। तो यहाँ से ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इस चैप्टर के याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी और क्वेश्चंस भी। अभी मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा भी आपको इसके क्वेश्चंस जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपने। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1, इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो एक्सोथर्मिक होता है। ये भी किसी ने गलत मार्क किया, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक होता है। ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, कैटलिस्ट नहीं, सब में कैटलिस्ट एंजाइम्स नहीं होते, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ज़रूर होती हैं किसी न किसी हद पे, यानी या तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी गेन होती है। विच इज़ नॉट रिलीज इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन याद रखना है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर और एनर्जी, ये तीनों चीज़ें रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं होता, ये एनएरोबिक की प्रोडक्ट है, तो एनएरोबिक में लैक्टिक एसिड रिड्यूस होता है, एरोबिक में नहीं होता। A catalyst increases the rate of chemical reaction by increasing the activation energy, increasing the enthalpy, in decreasing the enthalpy of reaction, ये वैसे decrease करती है activation energy को, तो none of these इसका correct है। Activation energy of a chemical reaction must be dash the average kinetic energy, so activation energy को greater होनी चाहिए, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी से कम होती है, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट चैप्टर में पहला है विच इज़ ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट।
फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप, ये गलत है। बोथ फॉरवर्ड एंड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट, ये ठीक है इसका। फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। व्हेन मिक्सचर ऑफ एंड इज सील्ड इन अ फ्लास्क, अच्छा हाइड्रोजन एंड आयोडीन होगा, इज सील्ड इन अ फ्लास्क एंड टेम्परेचर इज केप्ट एट 25, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, व्हिच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। 10th क्लास में भी ये एज इट इज था। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं, तो H2 I2HI तीनों मौजूद होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड इफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी चेंज ना किया जाए, यानी ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट है। कुछ भी तब्दील ना किया जाए तो तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम जो है वो, यानी ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मौजूद है आपकी बुक में। Which of the following does not happen when a system is in equilibrium state? Forward and reverse reaction stop. Forward and reverse reaction rates become equal. Concentration of reaction products stop changing. Reaction continues to occur in both direction. अच्छा, कौन सा नहीं होता? Forward and reverse reaction stop ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। Next है in an irreversible reaction equilibrium is never established. Equilibrium establish होता ही नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज आर्हीनियस एसिड। आर्हीनियस एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है? आर्हीनियस एसिड वो सब्सटेंस होता है विच हैज़ एन एबिलिटी टू इन एन जब उसको डिजोल्व करेंगे वाटर में तो प्रोड्यूस H+ आइंस। तो जिसके पास H+ आइंस होंगे वही आर्हीनियस एसिड होगा, जिसके पास H+ नहीं है वो नहीं हो सकता। तो CO2 में देखें H+ है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, बाकी सब में हाइड्रोजन मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, जिसके पास एबिलिटी है H+ आइंस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, वो ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। तो अगर आपको अमोनिया के बारे में याद हो NH3, इसको अगर H+ आयन यानी प्रोटॉन गेन कर लिए तो ये NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है, ये बेस है। बाकी HCl भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी हाइड्रोनियम आयन भी, ये एसिड्स ही हैं सारे। तो NH3 जो है ये ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस इज यूज्ड एज एन एंटासिड, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टमक एसिड व्हिच इज द सॉल्ट फॉर्म। तो सॉल्ट फॉर्मेशन में याद रखें जो बेस के साथ मेटल का आयन होता है, जैसे यहाँ MgOH होल ट्वाइस में ये जो Mg है ये बेस के साथ मेटल का आयन आयन है, इसी का सॉल्ट बनेगा। तो Mg का ही सॉल्ट बनेगा। साथ नेगेटिव आयन कौन सा होगा? ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? स्टमक एसिड होता है HCl। तो जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा जो HCl का जो Cl है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो MgCl2 हो जाएगा। यानी इसकी मैं पूरी इक्वेशन ही चाहे लिख देता हूँ। तो MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl, दिस चेंजेस इनटू MgCl2 प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो MgCl2 इसलिए करेक्ट है। नंबर 4, अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट, अमोनिया बेस इसलिए है आयनाइजेज इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव, इसमें OH नेगेटिव आयन होता ही नहीं है। OH वाला दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है। कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो हमने जो अभी पढ़ा हुआ है ब्रॉन्स्टेड का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, उसके मुताबिक ये H+ आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। अच्छा जी, नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन विच स्पीशी इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों तो नहीं हो सकते, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा ये। तो इसमें प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा है? तो H2O ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और वो H3O में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए H2O यहाँ पे एक्सेप्टर है। HCl में से HCl ने डोनेट किया तो वो एसिड है और ये बेस है। तो ये हो गए जी इस चैप्टर के भी कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1, विच गैस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर। तो नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा एयर के अंदर मौजूद। नेक्स्ट, विच इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए एसिड रेन कॉज करता है HNO3, एसिड रेन के अंदर होता है और H2SO4 होता है। अब ये SO4 और NO3 जो है वो NO2 और SO2 से मिलकर दोनों बनेंगे, यानी NO2 और SO2 रिस्पेक्टिवली HNO3 और H2SO4 फॉर्म करवाते हैं। विच इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस। अब ये भी बुक में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, NO2 होती है एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है NO2। मोस्ट एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, सबसे ज़्यादा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से एयर कॉज पोल्यूशन कॉज होती है एयर के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया जी। नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज़। एनीमिया जो होता है वो ब्लड के अंदर जो आयरन की कमी की वजह से होती है, तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है, बाकी तीनों वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट्स इन कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो बिल्कुल ये ऑल ऑफ दीज ही होंगे, सब के सब इंक्लूड होते हैं इसमें।
पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो न्यूट्रल होता है डिस्टिल्ड वाटर, इसकी उसकी पीएच 7 होती है, 7 से कम एसिड होते हैं, 7 से ज़्यादा पीएच वाले बेस होते हैं। नेक्स्ट इज़ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज़, एनहाइड्रस जो होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, पाउडर्ड फॉर्म में जब भी होता है उसका वाइट कलर होता है, और जब वो ब्लू फॉर्म में होता है तो हाइड्रेटेड होता है, तो हाइड्रेटेड ब्लू फॉर्म में होता है, यानी ब्लू कलर में होता है, सॉरी। इस चैप्टर के आसान से थे। अगला है जी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय द वे, ऑर्गेनिक और इससे आगे वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ब्यूटेन, तो इनके लिए आसान सा उसूल याद रख लें, आपको स्टेम याद रखनी है। स्टेम, स्टेम का मतलब है कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो मीथ सबसे पहले होती है, मीथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम। उसके बाद ईथ होती है, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम्स। उसके बाद प्रॉप होती है, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन एटम्स। तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम्स। तो इनमें सिर्फ वो देख लें, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये बी में देख लें क्लियरली 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये ब्यूटेन ही है बेसिकली, और उसका एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। CH3 CH2 CH3 इज द केमिकल फॉर्मूला। अभी मुझे कार्बन एटम्स देख लें 1 2 3, तो 3 किस में होते हैं, अभी मैंने बता दिया प्रॉप के अंदर होते हैं। तो ये प्रॉप तो है, लेकिन आगे एन है या ईन है, तो आगे हाइड्रोजन भी गिन लें, तो हाइड्रोजन इसके 3 और 3 6 और 2 8 है, तो ये प्रोपेन है इस वजह से। नेक्स्ट, विच कॉम्पाउंड इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड नहीं होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड नहीं होता, अनसैचुरेटेड होता है। डबल या ट्रिपल दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। स्टेम ब्यूट, ब्यूट अभी बता दिया 4 कार्बन एटम्स। द फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल इज फाउंड इन, अब कार्बोनाइल किसके अंदर फाउंड होता है, तो फंक्शनल ग्रुप याद रख लें, कार्बोनाइल के साथ अगर एक तरफ हाइड्रोजन लग गया और इस तरफ कोई और ग्रुप लग गया, ये होता है एल्डिहाइड। लेकिन अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ दोनों तरफ ग्रुप्स ही हों तो वो बन जाता है कीटोन बन जाता है, तो ये पहचान है कीटोन और एल्डिहाइड की। उसके बाद है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू एल्काइल कार्बन एटम्स, तो ऑक्सीजन दरमियान में हो, इधर आर हो इधर आर डैश हो, तो ये एस्टर ईथर के अंदर होता है। एस्टर के अंदर कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ हुआ होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल, अल्कोहल में OH अटैच होता है, तो OH देखें यहाँ पे आपको OH इधर भी नजर आएगा, यहाँ भी OH नजर आएगा, इधर भी OH नजर आएगा, इधर भी OH नजर आएगा। अब कैसे पता चलाएंगे कि इनमें से कौन सा OH है, तो ये जो OH है ये अकेला नहीं है, इसके साथ कार्बोनाइल है, तो कार्बोनाइल के साथ जब OH होगा ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये C6H5 के साथ है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ होता है, तो ये भी अल्कोहल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये बेंजीन रिंग के साथ है, इसको बाय द वे फिनोल बोलते हैं, लेकिन हमने इसमें चूज़ क्या करना था, अल्कोहल। तो जहाँ अकेला सिर्फ OH है वो अल्कोहल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। डिफ्रेंशिएशन करना भी ज़रूरी है। द फंक्शनल ग्रुप अमाइन NH2 होता है, NH2 अमाइन। द एथेनोइक एसिड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, अभी मैंने बता दिया कि अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH या कार्बोनाइल CO के साथ OH होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो ये एथेनोइक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। उसके बाद अगला चैप्टर आ गया जी बायोकेमिस्ट्री, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स, नहीं बायो नहीं सॉरी, ये हाइड्रोकार्बन्स, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ईथेन, एन जिसके साथ होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, आइन और ईन वाले डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड, तो मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, देखो CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते हैं, तो CH3Cl इसको बोलते हैं, ये होता है मिथाइल क्लोराइड। रिड्यूस करने के लिए इसको ट्रीट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, H लिख रहा हूँ, बेसिकली H2 है लेकिन HH लिख रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है यहाँ से हट जाएगा, वापस हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो CH4 बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो क्लोरीन हटा और ये वाला एक हाइड्रोजन बचा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, HCl बना देंगे, तो ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, अब जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है वो क्या है, एक मीथेन गैस और एक HCl है, तो मीथेन गैस हमारा आंसर है। मीथेन का ये है जी मीथेन, ठीक है जी। बाय हाइड्रोजनेशन वी मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन नाम से ही ज़ाहिर है। कंबस्शन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड हीट, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है वैसे तो। कंबस्शन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस CH4 को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, CH4 को बर्न करेंगे, अच्छा ये बल्कि मैं वही हैरान हो रहा था कि ये ऑप्शन ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी बनता है इसका, ये जहाँ से भी है सी ये गलत है। रिडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन गिव्स, ये भी ऊपर हमने लिखा है क्लोरो ईथेन का, तो ये क्लोरोमीथेन की रिडक्शन है, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन
विच प्रोडक्ट इज क्लोरोमीथेन इज रिड्यूस। तो एक ही बात है, वैसे दोनों MCQ सेम ही है। रिडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन, तो यहाँ से मीथेन गैस ही आएगी, वो भी यही लिखा हुआ है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन की रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट होती है। तो आई डोंट नो के दोनों एक जैसे क्यों दे दी। आगे आ गया जी बायोकेमिस्ट्री का। इन स्मॉल village children frequently suffered from different infectious diseases due to weak immune system which major nutrients were lacking in the foods। अब फूड में क्या चीज़ लैक होती है कि उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। तो ये होती है जी प्रोटीन्स की लैकिंग की वजह से होती है। अच्छा ये ऊपर की स्लाइड हो गया, प्रोटीन्स की लैकिंग की वजह से होती है। ऑप्शन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स आर रिच इन फैट्स। तो फैट्स जो हैं वो होंगे जी चीज़, बटर एंड ऑयल, इनके अंदर सबसे ज़्यादा फैट्स होंगे, बाकी में प्रोटीन्स होते हैं। पोटैटो, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। एक मिनट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड फैट्स। नहीं, पोटैटोज़ में तो प्रोटीन्स नहीं होते, ये सॉरी ये गलत है, अमाइनो एसिड्स नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे इनके अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स करेक्ट है। व्हाट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं जी, अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड्स स्टोरेज, डिफेंस सिस्टम, स्ट्रक्चरल। तो इनके मुताबिक तो ये स्टोरेज ही बनता है, स्टोरेज ही बनता है, बाकी नहीं बनते। ओके जी, ये भी कंप्लीट हो गया। नहीं अभी नहीं, अभी आगे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज नॉट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की वजह से जो नहीं होता, तो इसमें लॉस इन मसल स्ट्रेंथ और मसल फटीग, ये तो एक ही जैसे हैं। वेट लॉस भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन वैसे होती है फाइबर वगैरह की कमी से होती है। फूड्स कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक ये बोन स्ट्रॉन्ग। नहीं, दे स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग ओवरवेट। नहीं, दे आर इजी टू कुक, दे गिव यू एनर्जी। तो एनर्जी के लिए होते हैं जी। मीट, फिश एंड अदर ऑल्टरनेटिव फूड्स प्रोवाइड द फॉलोइंग। तो दे प्रोवाइड यू प्रोटीन्स। Which nutrients builds, maintains and repairs body tissues and cells। तो नंबर 9 है which nutrient builds, maintains and repairs body tissues and cells। ये प्रोटीन का काम है जी, प्रोटीन्स हो गया। Williams doctor told her that she is facing shortage of blood and have anemia, which nutrients are lacking। तो आयरन की कमी होती है जी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, वाटर, इनमें से तो कोई भी नहीं। आयरन की कमी की वजह से ही होता है वैसे, आई थिंक इसमें आयरन होना चाहिए था। अच्छा जी, ये इन चैप्टर्स के MCQs कंप्लीट हो गए। इससे आगे जो चैप्टर्स हैं उनके MCQs या उनके टॉपिक्स जो हैं उनके SLOs, फॉर्मेटिव SLOs हैं, उनके क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं उनके MCQs का सोल्यूशन यहाँ पे स्टूडियो में नहीं बना रहा। यहाँ तक इन्हीं 15 चैप्टर तक ही सोल्यूशन मैंने बना दिया है। तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इसके बाद आगे इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊँगा पेपर के लिहाज से, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह भी करूँगा। तो स्टे इन टच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।